नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रेशर इंजरी का कुछ पार्ट अपन ने पहले और उससे नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं, वो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने प्रेशर इंजरी क्या होती है, उसके कोज क्या हैं, प्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं और स्टेजेस कौन सी हैं, इनके बारे में अपन ने देखा। अब अपन चलते हैं उन टूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन टूल्स की तरफ जाते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस क्लाइंट में प्रेशर इंजरी होने का रिस्क है और किस क्लाइंट में नहीं है, क्योंकि यहां से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन कह सकते हैं टूल्स फॉर assess the risk of developing प्रेशर इंजरी। तो आपने कहा टूल्स फॉर असेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर इंजरी। प्रेशर इंजरी डेवलप कैसे होती है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किस क्लाइंट में रिस्क हाई होता है और किस क्लाइंट में रिस्क लो होता है, ये अपन देखते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए प्रेशर इंजरी के कौन कौन से में डेवलप हो सकती है, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टूल्स का यूज किया जाता है। कुछ टूल्स का यूज अपन करते हैं, जैसे आपने कहा होगा, सुना होगा ब्रेडेन स्केल सबसे कॉमन जो यूज किया जाता है वो कौन सा, मोस्ट कॉमन जो आप अपन यूज करते हैं हॉस्पिटल में वो कौन सा होता है, ब्रेडेन स्केल होता है। उसके बाद में एक आता है नॉर्टन स्केल। उसके बाद में एक आता है घॉसनेल स्केल। कौन सा आता है, घॉसनेल स्केल। और लास्ट में जो फोर्थ आता है वो है वाटरलो स्केल। क्लियर है। तो चार प्रकार के आपको मैंने टूल्स बताए हैं। एक आता है ब्रेडेन स्केल मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, जबकि नॉर्टन स्केल समटाइम ये भी यूज किया जाता है। 5 to 20 पहले इसका यूज किया जाता था, लेकिन आजकल इसका यूज नहीं किया जाता है। घोसनेल स्केल इसका भी 6 to 23 होता है और इसका 1 to 64 तक जाता है, ये इनकी रेटिंग है। जबकि ब्रेडन स्केल है, इसका जो रेटिंग होता है या अपन जो स्कोरिंग देते हैं 6 to 23 तक देते हैं। क्लियर है। तो चार प्रकार के आपने यहाँ पे देखे। वन बाय अपन देखो, ये सारे नाम आपको दिए। कई बार क्या होता है एग्जाम में नाम जानने की कोशिश करता है कि कौन कौन से हैं, क्या है, ये है, लेकिन अपन यहाँ पर जो डिटेल से डिस्कशन करेंगे वो अपन करेंगे ब्रेडन स्केल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ब्रेडन स्केल के बारे में जाते हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेडन स्केल का यूज किसके लिए किया जाता है। तो प्रेशर इंजरी का रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्रेडन स्केल का यूज किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, यहाँ से सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रेडन स्केल। ये जो ब्रेडन स्केल है सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था, बारबारा ब्रेडन एंड नैन्सी बर्गस्ट्रॉम इन 1987। आपने कहा सबसे पहले जो ब्रेडन स्केल है किसके द्वारा दिया गया था, बारबारा ब्रेडन एंड नैन्सी बर्गस्ट्रॉम। तो आपने कहा सबसे पहले बारबारा ब्रेडन एंड नैन्सी बर्गस्ट्रॉम के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1987 में। क्लियर है। देखो ये जो ब्रेडन स्केल है, ये इसमें इसने 6 क्राइटेरिया बताए थे। 6 क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द प्रेशर इंजरी। तो अपन कहते हैं 6 क्राइटेरिया कौन कौन से थे देखना, या मैं कह दूं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो उनकी बात करें, कितने 6 प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। तो अपन बोलेंगे यहाँ कौन कौन से होते हैं,
सेंसरी परसेप्शन, एक्टिविटी, मोबिलिटी। आपने कहा सेंसरी, परसेप्शन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, मॉइस्चर, फ्रिक्शन एंड शियर, और लास्ट में आता है आपका सिक्स्थ, न्यूट्रिशन। देखिए ये 6 क्राइटेरिया को लेके 6 क्राइटेरिया को यूज करते हुए इसका बाद स्कोरिंग दी गई थी। 6 क्राइटेरिया में आपने बताया सबसे पहले सेंसरी परसेप्शन है, एक्टिविटी है, मोबिलिटी है, मॉइस्चर है, फ्रिक्शन है एंड शियर है। देखिए ना इसकी जो रेटिंग है, रेटिंग अपन 1 से 4 तक दी जाती है। कितना? 1 से 4। तो यहाँ पर सेंसरी परसेप्शन इसकी रेटिंग 1 to 4 दी जाती है, एक्टिविटी इसकी रेटिंग 1 to 4 दी जाती है, मोबिलिटी 1 to 4 दी जाती है, मॉइस्चर 1 to 4 की रेटिंग दी जाती है, जबकि फ्रिक्शन एंड शियर 1 to 3 दी जाती है, जबकि न्यूट्रिशन की 1 to 4 दी जाती है। ऐसा करके अपन टोटल जो इसका स्कोरिंग होता है वो कितना होता है? 6 to 23। कितना होता है? 6 to 23। देखिए यहाँ पे इसका जो स्कोर होता है वो कितना है? 6 से लेकर के 23। एक बात हमेशा आना है, जितना स्कोर कम होगा उतना ही प्रेशर इंजरी डेवलप होने का रिस्क ज्यादा होगा, जबकि जितना ज्यादा स्कोर होगा उसमें प्रेशर इंजरी होने के चांस उतने ही क्या होंगे? कम होंगे। अभी मैं इसको पूरा डिटेल से समझाऊंगा आपको। देखिए इसकी स्कोरिंग में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, हाई रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, माइल्ड रिस्क, और लास्ट में आता है नो रिस्क, नो रिस्क। क्लियर है? तो आपने कहा यहां पे अपन अलग अलग प्रकार के यूं कर 5 प्रकार से। तो आपने कहा वेरी हाई रिस्क, अगर स्कोरिंग लेस देन 9 होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वेरी हाई रिस्क। यानी सबसे ज्यादा प्रेशर इंजरी डेवलप होने के चांस कहां होते हैं? जब स्कोरिंग लेस देन 9 होता है। हाई रिस्क कब होगा? 10 to 12। यहां 10 to 12 है। जबकि मॉडरेट रिस्क क्या होगा? 13 to 14। जबकि माइल्ड रिस्क अपन बोलते हैं कितना? 15 to 18। और अगर ये स्कोरिंग मोर देन 19 होता है तो रिस्क क्या होता है? मिनिमम होता है। क्लियर है? तो आपने ये स्कोरिंग के बारे में देखा, इसका स्कोरिंग क्या होता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल से आपको समझाना चाहूंगा कि पर्टिकुलर कैसे आप इसको स्कोरिंग देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा स्कोरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। देखना एक डायग्राम के थ्रू अपन समझना चाहेंगे। ये है, ये आपने कहा कि क्या है। सबसे पहले अपन कुछ ना कुछ चीजें देखी हैं। 4 तक रेटिंग दी है आपने। सबसे पहले आपने कहा सेंसरी परसेप्शन, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड द प्रेशर रिलेटेड डिस्कम्फर्ट। यानी सबसे पहला पॉइंट आपने कहा सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन का मतलब क्या है? जैसे ही प्रेशर के कारण कोई डिस्कम्फर्ट पैदा हो और उसके प्रति आप कितना ज्यादा एबिलिटी है रेस्पॉन्ड करने की, वो क्या कहलाता है? सेंसरी परसेप्शन। अब आपने यहां सबसे पहले अपन कहें नंबर 4 तक, 1 से लेकर के 4 देते हैं। अगर 1 नंबर देते हैं इसका मतलब कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव, यानी किसी पर यानी कंप्लीटली लिमिटेड, कोई प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, चाहे कितना ही कोई डिस्कम्फर्ट हो, कितना ही प्रेशर हो, पेन हो, किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, इसका मतलब 1 देंगे। तो इसका मतलब क्लाइंट कैसा है? अनरेस्पॉन्सिव। अगर क्लाइंट अनरेस्पॉन्सिव है तो इसका नंबर कितना दिया? 1 दिया। क्लियर है? दूसरी चीज आती है ओनली और ओनली केवल पेनफुल स्टिमुलाई हो,
जैसे कुछ पेनफुल स्टिमुलाई के प्रति ही अगर रेस्पोंड करते हो, किसी के प्रति रेस्पोंड नहीं है, 1 नंबर। केवल पेनफुल के प्रति, किसके प्रति, पेनफुल स्टिमुलाई के प्रति अगर रेस्पोंड करता हो, पेनफुल के प्रति अगर रेस्पोंड करता हो तो उसको कितना नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। तीसरा अपन ने कहा अगर अपन बोलें कि रेस्पॉन्ड वर्बल कमांड के अनुसार, यानी अपन बोलने पे अगर कोई कमांड देता है ऐसा है या उसको पता चले ऐसा हो रहा है क्या, तब जाके उसको अपन क्या देंगे, कितना देंगे, कितना देंगे, 3 देंगे। और किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट होने पर तुरंत उसको पता चल जाए तो वो कितना है, 4 नंबर। इसका मतलब है ये 4 नंबर। तो 1 से 4 नंबर, तो 4 नंबर का मतलब है इसको पता चल रहा है, और 1 नंबर का मतलब क्या है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो सबसे ज्यादा रिस्क कहां हुआ, जिसमें पता नहीं चलेगा। तो पहला आपने बोला सेंसरी परसेप्शन, दूसरा आपने बोला मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है कि स्किन है वो कितना ज्यादा मॉइस्चर के साथ में एक्सपोजर हो रही है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, मॉइस्चर कहलाती है। अब स्किन कितना ज्यादा एक्सपोजर होती है, कितना ज्यादा होगा, उसी के आधार पे अपन देखते हैं। तो मॉइस्चर में देखिए कितना स्किन एक्सपोज्ड हो रही है मॉइस्चर के साथ। अगर कंटिन्यूअसली ही मॉइस्चर के साथ स्किन एक्सपोज्ड हो तो उसमें आप कितना देंगे, 1 नंबर देंगे। तो आपने यहां सबसे पहले लिखा कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट, सबसे पहले क्या लिखा, कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट। इसका मतलब आपने कितना नंबर दे दिया, 1 नंबर। ठीक है। दूसरा है वेरी मॉइस्ट। वेरी मॉइस्ट का मतलब है कुछ कुछ टाइम को छोड़ के बाकी टाइम लगभग क्या रहेगा, मॉइस्ट ही रहेगा। तो वो अपन क्या बोलेंगे, उसमें 2 नंबर देंगे। तीसरा है ओकेजनली मॉइस्ट, जैसे मान लीजिए 1 बार यूरिन कर दिया, 2 बार यूरिन कर दिया, ऐसा कर दिया, 3 बार कर दिया, तो कभी बीच बीच में होता रहे तो उसको अपन कितना देंगे, 3 नंबर। और रेयरली यानी बहुत कम टाइम अगर आपकी स्किन है वो मॉइस्ट के संपर्क में आए तो उसको कितने नंबर देंगे, 4। तो 4 में क्या है, सबसे कम रिस्क है, और 1 में क्या है, सबसे ज्यादा रिस्क है। क्लियर है। थर्ड आता है आपका एक्टिविटी। थर्ड आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है आपकी बॉडी कितना एक्टिविटी, कितना फिजिकल एक्टिविटी कर पाती है, कितना एक्टिविटी कर पाएगी, फिजिकल है। अगर कोई क्लाइंट है वो केवल बेड फास्ट है, यानी कि बेड पे ही पड़ा रहता है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसको अपन कितना नंबर देंगे, 1 नंबर। अगर क्लाइंट है वो थोड़ा सा चेयर फास्ट है, यानी चेयर तक सीमित है एक्टिविटी करने तक, तो अपन इसको कितना देंगे, 2 नंबर। तीसरा है अगर वो बीच बीच में ओकेजनली वॉक करता रहता है, घूमता रहता है, तो उसको अपन कितना नंबर देंगे, 3 नंबर। और फ्रीक्वेंटली अगर वो घूमता रहता है, नॉर्मल है, किसी प्रकार का कोई नहीं है, तो अपन क्या देंगे, 4 नंबर। तो ये आपका एक्टिविटी। क्लियर है। एक आता है मोबिलिटी। देखो एक्टिविटी में और मोबिलिटी का मतलब है कितना वो बॉडी को मूव कर पाता है, कितना वो अपनी पोजीशन, कंट्रोल पोजीशन को चेंज कर पाता है, वो क्या कहलाता है, मोबिलिटी। अगर वो कंप्लीटली इमोबाइल है यानी बिल्कुल भी मोबाइल नहीं है और किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, 1 नंबर। अगर कुछ लिमिटेड है, थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, कुछ असिस्ट, कुछ मूव कर सकता है, असिस्ट के साथ में मूव कर सकता है, तो उसको कितना देंगे, 2 नंबर। और अगर कुछ स्लाइटली लिमिटेड कुछ मूव में कर सकता है या उससे ज्यादा कर सकता है तो 3 नंबर। और नो लिमिटेशन, किसी प्रकार की आराम से वो घूम फिर सकता है, पूरा पोजीशन चेंज कर सकता है किसी प्रकार, तो अपन कितना देंगे, 4 नंबर। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो वहां पे आपको पता है सेल्स में इस्सेमिया होने के चांस ज्यादा होते हैं, सेल डेथ हो जाएगी। तो आपने कहा अगर वेरी पुअर यानी एनपीओ है, क्लाइंट क्या है, एनपीओ है, काफी टाइम तक 24 आवर से ज्यादा के लिए एनपीओ है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या देंगे, 1 नंबर। प्रोबेबली देखो कई बार क्या होता है, एनपीओ तो नहीं है लेकिन प्रॉपर रूप से खा एनजी फीडिंग या ऐसा अपन करा रहे हैं, तो इनएडिक्वेटली प्रॉपरली हो तो अपन कितना देंगे, 2। अगर सफिशिएंट खा रहा है, एडिक्वेट खा रहा है, तो अपन कितना, 4। और एक्सीलेंट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट है तो 3 और एक्सीलेंट है तो इसको कितना देंगे, 4 नंबर अपन देंगे। तो 1 से 4 तक। देखिए फ्रिक्शन एंड शियर।
फ्रिक्शन एंड शियर का मतलब है अगर कंप्लीटली प्रॉब्लम है, कहीं से मूव कुछ नहीं हो रहा, अगर तो ऐसा अगर डायरेक्ट हो रहा है, शियरिंग आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में 1 देंगे। अगर पोटेंशियल प्रॉब्लम है तो अपन 2 देंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई अपीरेंट प्रॉब्लम नहीं है तो कितना देंगे? 3। तो ये आपने देखा यहाँ पे, तो ये सारा का सारा आपने बोला। तो ये जो आपके 6 चीजें हैं, कितने क्राइटेरिया? 6 क्राइटेरिया। इनके बारे में आपने थोड़ा सा डिटेल से इसको अच्छे से पढ़ लेना। कई बार आपको दे देता है कि ये चीजें हैं, तो बताइए कौन सा रिस्क होगा, कैसा रिस्क होगा, इसके बारे में भी कई बार देख लेते हैं। क्लियर है? तो ऐसा कई बार क्वेश्चन। तो ये जो आपने देखा वो किसके बारे में अपन ने कहा? ब्रेडन स्केल के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पे ब्रेडन स्केल के बाद में एक और स्केल था आपका, नॉर्टन स्केल। क्या था? नॉर्टन स्केल। नॉर्टन स्केल, नॉर्टन स्केल की मैंने कहा था इसका जो रीडिंग होता है वो कितना होता है? 5 to 20। 5 to 20। इसके लिए अपन 5 क्राइटेरिया यूज करते हैं। कितने? 5 क्राइटेरिया यूज करते हैं। 5 क्राइटेरिया में फिजिकल एक्टिविटी, मोबिलिटी, मॉइस्चर, एक्टिविटी, और एक आता है 5th कॉन्टिनेंस। ये 5 क्राइटेरिया को लेके अपन ने इसके बारे में बात की। क्लियर है? यहां पे देखें, ये जो आपका मॉइस्चर है, इसमें सॉरी इसमें मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर की जगह होता है मेंटल एक्टिविटी। मेंटल कंडीशन कैसी है? तो ये 5। और इसमें भी आपके जो स्कोरिंग की गई थी वो 1 to 4 किया गया था। कितना? 1 to 4। तो आपने कहा 1 to 4, इसका भी 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 1 to 4। क्लियर है? तो ये इसलिए अपन ने स्कोरिंग कितना दी, इसका स्कोरिंग कितना दिया था? 5 to, टोटल स्कोरिंग कितना था? इसका 5 to 20। इसका स्कोरिंग कितना दिया गया? 5 to 20। अब इसमें देखो 4 कंडीशंस बनती हैं, वेरी हाई रिस्क, मीडियम और लो। अब अपन ने कहा मीडियम और लो। वेरी हाई रिस्क कब मानते हैं? जब आपने कहा लेस देन 10 होता है। हाई रिस्क कब मानते हैं अपन? जब 10 to 14 है। वेरी हाई रिस्क। फिर उसके बाद में अपन ने कहा मीडियम रिस्क, इसका मतलब है 14 to 18 के बीच में अगर स्कोर होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मीडियम रिस्क। और लो रिस्क बोलूं या मैं कहूं नो रिस्क बोलूं, ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे? मोर देन 18। क्या कहेंगे? मोर देन 18। तो एक और ये आपका स्कोरिंग होता है, इसके बारे में डिटेल क्या। तो आपने कहा अपन आइडेंटिफाई करने चले थे। क्या आइडेंटिफाई करने से? रिस्क ऑफ प्रेशर इंजरी, कैसे किस क्लाइंट को प्रेशर इंजरी डेवलप होने के चांस होते हैं, ये सारी चीजें। और वो अपन ने कुछ 2 स्केल, एक ब्रेडन स्केल देखा और दूसरा नॉर्टन स्केल देखा। क्लियर है? अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे जनरली अपन किस पे चलेंगे? मैनेजमेंट देखते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, वो क्लियर। देखिए मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। देखिए मैनेजमेंट जनरली होगा क्या? मैनेजमेंट आप इसका कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट अपने द्वारा किया जा सकता है? मैनेजमेंट के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कोज थे जिनके कारण ऐसा हुआ है, जिनके कारण ये डेवलप हुआ है, अगर उन कोज को आइडेंटिफाई करके उनको ही दूर कर दिया जाए तो ये क्या होगा? प्रेशर इंजरी होने के चांस कम होंगे। सबसे पहले अपन बोलते हैं
देखिए इसको मेन जो मैनेजमेंट है इसका, सबसे पहले अपन बोलेंगे एप्रोप्राइएट पोजिशनिंग, एप्रोप्राइएट पोजीशन। क्लियर है? अगर अपन प्रॉपर पोजीशन देते रहेंगे, पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लगेगा और ऐसा डेवलप नहीं होगा। दूसरा, अगर अपन प्रेशर रिलीफ डिवाइसेज का यूज करें, प्रेशर रिलीफ डिवाइसेज का अगर अपन यूज करें, प्रेशर रिलीफ डिवाइसेज का अगर यूज किया जाए तो भी अपन क्या कर सकते हैं, इससे कुछ बचा सा सकता है इसको कुछ। तीसरी बात है एडिक्वेट अगर न्यूट्रिशन अपन प्रोवाइड कराएं तो इसके भी चांस क्या है, किलने है। और एक स्किन क्लीनिंग एंड केयर, अगर स्किन की प्रॉपर क्लीनिंग करें और केयर करें तो इसके चांस क्या होंगे, कम होंगे। उसको अपन रोक सकते हैं, उसको रोका जा सकता है। क्लियर है? तो इसका क्या क्या मैनेजमेंट होता है, आपने 4 पॉइंट में मैनेजमेंट बताया। एप्रोप्रिएट पोजीशन बताई, दूसरा आपने कहा प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर सर्कुलेशन रहेगा तो इसेमिया या ऐसा होने के या नेक्रोसिस होने के चांस कम होंगे। और एक आपने बताया स्किन क्लीनिंग एंड केयर। क्लियर है? अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले आपने बोला एप्रोप्राइएट पोजीशन, कौन कौन सी प्रॉपर पोजीशन क्या होंगी। देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर आप क्लाइंट की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे तो अपन क्या होगा, प्रेशर इंजरी होने के। और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट जो इसका होता है प्रेशर इंजरी का, वो होता है पोजीशन को चेंज करना। क्लियर है? और कब करते हैं, जनरली देखिए अपन एवरी सेकेंड आवरली अपने को पोजीशन चेंज करनी चाहिए। तो अपन सबसे पहली बात है चेंज पोजीशन एवरी सेकेंड आवरली, चेंज द पोजीशन एवरी सेकेंड आवरली। एवरी सेकेंड आवरली आपको पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। अगर क्लाइंट व्हील चेयर पे है, किस पे है, व्हील चेयर पे, इफ क्लाइंट ऑन व्हील चेयर, अगर क्लाइंट व्हील चेयर पे है तो चेंज द पोजीशन एवरी 15 मिनट। अगर क्लाइंट, यहां देखिए थोड़ा सा, अगर क्लाइंट किस पे है, व्हील चेयर पे है, तो ऐसे में आपको एवरी 15 मिनट में पोजीशन को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। क्लियर है? तो आपने कहा चेंज पोजीशन एवरी सेकेंड आवरली अपन पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर क्लाइंट व्हील चेयर पे है तो अपन एवरी 15 मिनट में पोजीशन चेंज किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसका कोई भी, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इसका क्या है, पोजीशन चेंज। क्या है? पोजीशन चेंज। क्लियर है? आगे चलिए। सेकंड आपने लिखा था प्रेशर रिलीफ डिवाइसेज। प्रेशर रिलीफ डिवाइसेज कौन सा? तो अपन ने कहा यूज एयर ओब्लिक वाटर मैट्रेस, यूज एयर ओब्लिक वाटर मैट्रेस। अगर मैं वाटर और एयर मैट्रेस यूज कर सकते हैं तो इतना प्रेशर नहीं लगेगा, हार्ड सरफेस पे होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो एयर और वाटर मैट्रेस का यूज किया जा सकता है। तीसरा आपने कहा एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। फोर्थ आपका है, देखिए यहां पे एक और चीज, स्किन क्लीनिंग एंड केयर।
स्किन क्लीनिंग एंड केयर। देखिए स्किन क्लीनिंग एंड केयर यहाँ पे भी अगर बचाया जा सकता है, मैं यहाँ पे जो मैनेजमेंट बता रहा हूँ ये प्रेशर इंजरी को होने से रोकने के लिए बताया जा रहा है। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट का यूज किया जा सकता है। तो देखिए हमने को जो स्किन होती है उसको ड्राईनेस होने से बचाया जाना चाहिए। जितना ड्राई होगी स्किन उतना ही क्या होगा, मॉइस्चर नहीं बता रहा मैं, ड्राई स्किन अगर जितनी रफ हो जाएगी, और स्किन को रफ नहीं होने देना, इसके लिए कोई क्रीम अपन यूज कर सकते हैं या लोशन का यूज किया जा सकता है स्किन को लुब्रिकेट करने के लिए। तो अपन कह सकते हैं यूज क्रीम ओब्लिक लोशन टू लुब्रिकेट द स्किन। स्किन को लुब्रिकेट करने के लिए, स्किन को लुब्रिकेशन करने के लिए अपन को किसका यूज करना चाहिए, किसी क्रीम या लोशन का यूज कर सकते हैं हमेशा, या फिर कोई भी बैरियर, कोई प्रोटेक्शन हो या फिर कोई ऑइंटमेंट हो जिनका अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है। उसके अलावा और प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव range of motion exercise, provide active and passive range of motion exercise। अपन एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं जिससे सर्कुलेशन क्या रहेगा, बना रहेगा, एक्टिविटी रहेगी, तो ऐसे चांस होने के क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है। अगर आपको लगता है कि प्रेशर, देखिए ये तो सिर्फ कॉमन मैनेजमेंट था, ये तो जो था ये क्या था, कॉमन मैनेजमेंट। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको लगता है इफ प्रेशर इंजरी प्रेजेंट, इफ प्रेशर इंजरी प्रेजेंट, अगर आपको लगता है प्रेशर इंजरी हो रखी है, प्रेशर अल्सर हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जब भी आपको ऐसा लगता है तो अपन उसकी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड लोकेशन कोमा विद कोमा डेप्थ। डेप्थ को, विद को और लोकेशन, इनको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन पे कहाँ पे प्रेशर इंजरी हो रखी है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके अलावा अगर आपको लगता हो सीरो सैंग्विनस एक्जुडेट, सीरो सैंग्विनस एक्जुडेट अगर आपको लगता है आ रहा है, सीरो सैंग्विनस एक्जुडेट का मतलब, सैंग्विनस का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होना, क्या है, ब्लड, जबकि यहां सीरो का मतलब क्या है, सीरस फ्लूइड। सीरो सैंग्विनस एक्जुडेट का मतलब होता है जिसमें सीरस भी हो और उसमें ब्लड भी हो। अगर ऐसा आपको दिखता है तो वो क्या है, तो अपन बोलेंगे ये चीज expected for first 48 hours, फर्स्ट 48 आवर्स तक अपन एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि ऐसा किसी भी प्रेशर इंजरी से या किसी भी प्रेशर अल्सर से ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको लगे कि सीरो सैंग्विनस एक्जुडेट है, और सीरो सैंग्विनस एक्जुडेट का मतलब क्या होता है, जिसमें ब्लड भी होता है और सीरस फ्लूइड भी होता है, तो वो कितने तक 48 आवर्स तक क्या हो सकता है, अपन ने कहा एक्सपेक्टेड हो सकता है। इफ, अगर कई बार आपने देखा होगा जो ड्रेनेज है वो पुरुलेंट एक्जुडेट हो, अगर पुरुलेंट एक्जुडेट है इसका मतलब है क्या, इंडिकेशन है कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है। तो अगर अपन बोलें पुरुलेंट एक्जुडेट अगर है जिसमें से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, ऐसा अगर है तो अपन क्या करेंगे, इंडिकेट कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है
कि बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन बंद हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, वुंड कैसा हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद में देखिए, अगर आपको लगता है यहाँ प्रेशर इंजरी बन गई है, ऐसा हो गया है, आपने देखा कैसा है, उसके बाद में इसका अपन क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रीटमेंट एंड ड्रेसिंग्स, कौन कौन सी ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं, क्या अपन इसमें ड्रेसिंग कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, उसके बारे में अपन देख सकते हैं। सबसे पहले देखना, कुछ टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग है, वो किसके लिए, डिब्राइडमेंट के लिए। किसके लिए, डिब्राइडमेंट के लिए। क्लियर है। उस डिब्राइडमेंट जरूरी है, क्योंकि सड़ा गला टिश्यू जब तक अलग नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तब तक उसके अंदर हीलिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग, वो भी कौन सी, फॉर डेब्राइडमेंट। डेब्राइडमेंट के लिए मोस्ट कॉमनली अपन कौन सी ड्रेसिंग का यूज करते हैं डेब्राइडमेंट के लिए, तो देख लीजिए। कई बार यहाँ से अपन क्या करते हैं, कोई भी आपको दिखता है कि सड़ा गला टिश्यू इसके अंदर है, तो अपन क्या करते हैं, एक वेट यानी गीला हुआ गोज पीस उसके अंदर लगाते हैं और उसको हल्का हल्का क्या सूखने देते हैं, और उसके बाद में उसको मैकेनिकली रूप से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे जितना भी सड़ा गला टिश्यू है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपने कहा वेट टू डैम्प moistened saline gauze, वेट टू डैम्प moistened saline gauze, इसका अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है। और मोस्ट कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जनरली ज्यादातर इसी का यूज किया जाता है। तो वेट टू डैम्प का फिर मतलब समझ गए। जनरली अपन क्या करते हैं, वेट गोज पीस करके उसको अंदर अपन किसी भी प्रेशर इंजरी है वहां पे अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद में जैसे थोड़ा थोड़ा वो सूखता है, उसके बाद में उसको वहां से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करेंगे तो क्या ऐसा होगा। क्लियर है। एक कॉन्टिन्यूअस वेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस वेट गोज। देखिए, कॉन्टिन्यूअस वेट गोज का मतलब होता है कंटिन्यूअसली अपन उसको क्या करेंगे, बात करेंगे प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन के अंदर। उससे क्या होगा, जो भी एक्सुडेट्स है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, और रेस्कर सॉफ्ट हो जाएगा, तो वहां से निकल सकता है। टॉपिकल एंजाइम, थर्ड है टॉपिकल एंजाइम प्रिपरेशन। टॉपिकल एंजाइम प्रिपरेशन, देखिए कई बार क्या करते हैं, कुछ प्रोटियोलाइटिक एक्शंस होती हैं, अपन प्रोटियोलाइटिक एक्शंस होती हैं एस्कर के लिए, उसके करते हैं, जिससे क्या होगा, वो वाला जो सारा का सारा एस्कार है वो हटने की संभावना रहेगी। तो कुछ आपने ड्रेसिंग्स देखी, ये अपन क्या करते हैं, ये अपन डिब्राइडमेंट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, डिब्राइडमेंट के लिए। क्लियर है। उसके बाद में देखिए, इसको किसके साथ क्लीन किया जाएगा, इसको क्लीन किसके साथ किया जाएगा। देखिए, हमेशा अपन देखो, क्लीन जो अपन करते हैं, यहाँ एक और बात समझना, जब भी अपन क्लीन करते हैं किसी भी वुंड को, तो वहां पर अपना क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी। जहां पे भी किसी भी सरफेस को आप क्लीन करते हैं, सेंटर टू पेरिफेरी। क्यों, क्योंकि उस पार्ट का सेंटर क्या होता है, क्लीन होता है, और पेरिफेरी क्या होता है, वहां पे ज्यादा कंटामिनेटेड होता है। लेकिन प्रेशर इंजरी के इसके अंदर उल्टा है। इसमें क्या है, आपको पता है, जो एज होते हैं, एज इसके जो चारों तरफ किनारे होते हैं, किनारे लेस कंटामिनेटेड होते हैं, जबकि इसका जो सेंटर पार्ट होता है वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे डिब्राइडमेंट टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं। उस कंडीशन में वो वाला पार्ट मोर कंटामिनेटेड होता है। इसीलिए अपन जो इसको क्लीन करते हैं वो कहां से करते हैं, आउटर सरफेस टू इनर सरफेस, या मैं कह सकता हूं, इसको अपन और कहेंगे एज टू सेंटर। एज से सेंटर की ओर इसको क्लीन किया जाता है।
क्लीन करने के लिए जनरली जो सॉल्यूशन का अपन यूज करते हैं, सॉल्यूशन का जनरली यूज किया जाता है, उसमें अपन नॉर्मल सलाइन लेते हैं, नॉर्मल सलाइन लेते हैं। और अगर इन्फेक्टेड हो जाता है, अगर अपन इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है तो अपन किसका यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली वुंड को क्लीन करने के लिए, नॉर्मली वुंड को धोने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, NS का यूज किया जाता है। उसके बाद में आपने कहा जो इन्फेक्टेड वुंड होता है उसको अपन जनरली किसके साथ क्लीन किया जाता है, किसके साथ क्लीन किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और उसके बाद में अपन इसको एंटीसेप्टिक के रूप में क्या अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड, इस पे क्या कर सकते हैं, 1% जिंक ऑक्साइड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वुंड इन्फेक्टेड ना हो। एक और बात, इसके ट्रीटमेंट में एक और चीज कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में एक और चीज कर सकते हैं, क्या, इसके ट्रीटमेंट में एक और चीज कर सकते हैं, हॉट एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन। देखो हॉट एप्लीकेशन करने से यहाँ क्या बेनिफिट होगा, क्या चीजें आपने देखने के मिलेंगी। अगर अपन हॉट एप्लीकेशन करते हैं तो इससे क्या होगा, हॉट एप्लीकेशन से इम्प्रूव ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या होगी, इंप्रूव होगी, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी। और ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी तो हीलिंग में क्या मिलेगा, हीलिंग क्या होगी, जल्दी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हॉट एप्लीकेशन भी दिया जा सकता है। और हॉट एप्लीकेशन जनरली अपन किसकी सहायता से दे सकते हैं, देख लीजिए 100 वोल्ट के बल्ब से दे सकते हैं, 100 वोल्ट के बल्ब से दे सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन जनरली अपन देखते हैं कितना होता है, 10 मिनट के लिए अपन दे सकते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तो अपन लगभग कितना, 3 टाइम्स इन ए डे, 3 टाइम्स इन ए डे। तो ये आपने कहा इम्प्रूव ब्लड सप्लाई करने के लिए अपन हॉट एप्लीकेशन का यूज भी कर सकते हैं। तो ये अपन ने देखा। तो आपने कहा 100 वाट के बल्ब के द्वारा ड्यूरेशन कितना होगा, 10 मिनट के लिए। और अपन ने कहा फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, एवरी टाइम 3 डेज या 3 टाइम्स इन ए डे। क्लियर है। अब अपन देखिए ये जो आपका प्रेशर इंजरी हो गई, उसके बाद में कुछ और अपन ड्रेसिंग मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। उन ड्रेसिंग मटेरियल्स को कौन कौन सी मैं नाम बताऊंगा यहाँ पे। देखिए ड्रेसिंग मटेरियल, इसके बाद में कुछ ड्रेसिंग मटेरियल का यूज भी किया जा सकता है, कुछ ड्रेसिंग मटेरियल का यूज भी किया जा सकता है। कौन कौन से ड्रेसिंग मटेरियल हैं उनका यूज अपन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक आता है एल्जीनेट, एक अपन यूज कर सकते हैं एल्जीनेट। ये जो एल्जीनेट है इसको 3 to 5 डेज में चेंज करने की आवश्यकता होती है। कितने में, 3 to 5 डेज में। तो ये जो एल्जीनेट है इसको कितने में, 3 to 5 डेज में, 3 to 5 डेज में चेंज करने की आवश्यकता होती है इसको। ये जो एल्जीनेट ड्रेसिंग होती हैं, एल्जीनेट ड्रेसिंग होती हैं, उनके अंदर जनरली अपन क्या करते हैं, पैकिंग कर देते हैं। इन एल्जीनेट ड्रेसिंग का क्या, जनरली जो डीप वुंड्स होते हैं उनके अंदर पैकिंग कर देते हैं। तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन है या डिब्राइडमेंट है या होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, और उसको जनरली 3 to 5 डेज में चेंज करते हैं। दूसरी है बायोलॉजिकल, दूसरी जो ड्रेसिंग आपने बोला बायोलॉजिकल। देखो बायोलॉजिकल जो ड्रेसिंग है ये प्रोटेक्शन करती है उसकी, या डिब्राइडमेंट में भी काम में लिया जा सकता है। इसको अपन को क्या करता है, जो बायोलॉजिकल होती है इसको डेली चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, डेली चेंज करने की जरूरत होती है। जबकि एल्जीनेट को अपन ने कितने में किया था, एल्जीनेट को कितने में किया था, जनरली अपन ने 3 to 5 डेज में। इसके बाद अपन ने करते हैं कॉटन गो, थर्ड है कॉटन गोज, कॉटन गोज। देखिए कॉटन गोज का कई बार आपने देखा होगा, कुछ प्रेशर इंजरी ऐसी होती हैं जो कैविटी बना देती हैं। क्या बना देती हैं, कैविटी बना देती हैं। उन कैविटी बनने के बाद में अगर और ज्यादा वहां पर डेप्थ में बनने की आवश्यकता, तो ऐसे में क्या करते हैं अपन, ड्राई ड्रेसिंग करते हैं। और ड्राई जो आपके गोज होते हैं वो गोज से अपन क्या करते हैं, पैकिंग कर देते हैं। और उसके बाद में उसको अपन, जिससे कि
वहां पर और ज्यादा इन्फेक्शन और ज्यादा कैविटी बनने के चांस नहीं होते हैं। इसको जनरली अपन कितने में 12 टू 24 आवर्स में चेंज कर सकते हैं, 12 टू 24 आवर्स में चेंज किया जा सकता है। एक आता है फोम ड्रेसिंग, एक आता है फोम ड्रेसिंग, एक आता है फोम ड्रेस। देखिए जनरली फोम ड्रेसिंग रहती हैं, इनको भी अपन किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, डिब्राइडमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। एक आता है हाइड्रोकोलोइड, हाइड्रोकोलोइड, एक आता है हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल, एक आता है हाइड्रोकोलोइड, एक आता है हाइड्रोजेल। देखिए ये जो एक आता है एडहेसिव ट्रांसपेरेंट फिल्म, एडहेसिव ट्रांसपेरेंट फिल्म, तो ये अपने का हाइड्रोकोलोइड है या हाइड्रोजेल है। इनका अपन जनरली जो हाइड्रोकोलोइड होती है, हाइड्रोकोलोइड होती है एवरी 24 आवर्स में हाइड्रोकोलोइड होती है, इसको एवरी 24 आवर्स में चेंज करने की जरूरत पड़ती है, एवरी 24 आवर्स में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जबकि आपका हाइड्रोजेल होती है ये भी लगभग 24 आवर्स में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? ये जितने भी हैं आपको आपने सारे देखे, ये भी मोस्टली लगभग 24 आवर्स में इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये अपन ने जनरली ये जो है ये अपन प्रोफाइलेक्टिक रूप से भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए भी यूज किया जा सकता है। तो आपने कहा प्रेशर इंजरी के लिए कौन कौन सी चीजें अपन देख सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या दिया जाए, तो आपने जनरली तो आज की क्लास में आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा टूल्स, और टूल्स के लिए अपन ने कहा टूल्स का क्या यूज है। तो टूल्स अपन रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स का यूज किया जाता है, वो भी किसके लिए, प्रेशर इंजरी के टूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब उसके बाद में टूल्स में अपन ने 4 प्रकार के टूल्स बताए, एक ब्रेडन स्केल बताया, एक नॉर्टन स्केल बताया, ब्रेडन स्केल, नॉर्टन स्केल, घोस्नेल स्केल और वाटरलो स्केल, 4 प्रकार के स्केल। इसमें कॉमनली जो पूछा जाता है वो ब्रेडन स्केल के बारे में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रेशर इंजरी के लिए या प्रेशर इंजरी के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टूल का यूज किया जाता है, ब्रेडन स्केल का, नॉर्टन स्केल का, घोस्नेल। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं और ये पूछ ले कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आप पूरे ऑप्शन याद रख लेना, लेकिन इसमें से ब्रेडन स्केल को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में आपने क्या देखा, मैनेजमेंट के ऊपर अपन गए। मैनेजमेंट में आपने कहा सबसे पहले कैसे रोका जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा एक बात ध्यान, रोकने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन चेंज करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये, कैसा भी कुछ भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है चेंज द पोजीशन एवरी सेकंड आवरली। कई बार ऑप्शन में सेकंड आवरली नहीं होता तो अपन आवरली कर सकते हैं। अगर यही पेशेंट किस में होता है, सीटिंग पोजीशन में होता है, तो अपन कह रहे हैं या अपन कहते हैं इस पे किस पे होता है, व्हील चेयर पे, तो एवरी 15 मिनट से इसकी पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम प्रेशर हाईएस्ट पूरी बॉडी का प्रेशर सैक्रम एरिया पे लगता है और वहां प्रेशर इंजरी होने के चांस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। क्लियर है? उसके बाद में दूसरा आपने कहा प्रेशर रिलीफ डिवाइसेज का आप यूज कर सकते हैं। प्रेशर रिलीफ डिवाइसेज में आपने पता है कौन कौन सी अपन, तो आपने कहा एयर मैट्रेस का यूज किया जा सकता है, वाटर मैट्रेस का यूज किया जा सकता है। तीसरी बात है जो क्लाइंट है उसको न्यूट्रिशन अपन एडिक्वेट देंगे, प्रॉपर एक्सीलेंट न्यूट्रिशन रखेंगे। अगर न्यूट्रिशन एक्सीलेंट होगा तो आपको पता है क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, वहां पर नेक्रोसिस होने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। उसके बाद में आपने कहा स्किन की क्लीनिंग, हमेशा ध्यान रखना स्किन को यहाँ पे आपको एक तो देखो मॉइस्ट होती है, क्या होती है, मॉइस्ट। एक आपको कहा स्किन को आपको लुब्रिकेट रखना है, रफ नहीं होने देना। तो लुब्रिकेशन के लिए अपन किसी क्रीम का यूज कर सकते हैं, किसी लोशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो था आपका सिर्फ मैनेजमेंट। अब आपने मान लीजिए हो गया, अगर मान लो किसी के प्रेशर इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, और लोकेशन को आइडेंटिफाई मेन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, इन्फॉर्म टू सुपीरियर, जो भी आपका इंचार्ज है या जो भी है उसको सबसे पहले
पहले इन्फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि तभी पूरे के पूरे आपका जो भी हॉस्पिटल, जो भी आपका ग्रुप है वहां पर सर्कुलेट होगा, तभी आगे अपन क्योंकि एवरी शिफ्ट हर किसी को पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को ये था, तो आगे जो भी है वो उसको केयरफुली अपन केयर करेंगे, पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी पेशेंट को लगता है आपको रेडनेस है या होने की संभावना है या हो गया, तो ये सर्कुलेट होना चाहिए या अपन हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म होना चाहिए। उसके अलावा इसकी लोकेशन, इसकी विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, कौन सी स्टेज में है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। कहीं फॉल स्मेलिंग तो नहीं आ रहा है, अगर इसमें से कुछ ब्लड जैसा लग रहा है या फिर कुछ एम्बर फ्लूइड आ रहा है ऐसा लग रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड है 48 आवर्स तक। उसके बाद भी अगर ऐसा आता रहता है तो अपन एससीपी को नोटिफाई करेंगे। अगर इसके अंदर लगता है कि फॉल स्मेलिंग है या फिर पुरुलेंट ड्रेनेज आ रहा है, तो अपन सोचेंगे इसमें इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन हो चुका है। अपन इन्फॉर्म करने के साथ साथ इसका डिब्राइडमेंट भी करेंगे, क्योंकि डिब्राइडमेंट टिश्यू ही बहुत ज़्यादा होंगे तभी आपको। उसके बाद में अपन ने कहा इसका क्या अपन ड्रेसिंग, तो डिब्राइडमेंट ड्रेसिंग में आपने कहा वेट टू डैम्प सेलाइन गोज पीस का या कंटिन्यूअस वेट गोज पीस लगा सकते हैं इनका अपन, या तो इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, या एंजाइमेटिक अपन ड्रेसिंग भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इसको अपन हॉट एप्लीकेशन से इसका सर्कुलेशन क्या होगा, बना रहेगा। उसके बाद में अपन कुछ और जो भी कुछ ड्रेसिंग्स हैं उनका यूज कर सकते हैं जिनसे और ज़्यादा नहीं बढ़े। इसमें विभिन्न प्रकार की ड्रेसिंग्स आपने यहाँ पे देखी हैं। क्लियर है? तो ये सारा, तो प्रेशर इंजरी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेशर इंजरी में प्रेशर इंजरी क्या होती है, कोज क्या होते हैं, और उसके बाद में आपने इसका प्रेशर पॉइंट कौन से हैं और इसकी क्या है स्टेजेज कौन सी हैं, ये अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, थैंक यू।